Hello everyone, welcome back to Zoom शिक्षा। I am दिव्या शर्मा। I hope you all are good। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी मैंने 13 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और जो ये आज की वीडियो है ये पार्ट 14 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जूम शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ा था और ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया में किस तरीके से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो डिक्लाइन हो जाता है, इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्लास 8 के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। जो कल की क्लास थी वो चैप्टर 5 से स्टार्ट होती है। चैप्टर 5 के हमने कुछ टॉपिक्स कल कर लिए थे और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चैप्टर 5 क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉलोनियलिज्म ये चैप्टर का नेम है। और जो हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो ये हैं: एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल्स, द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ एंड द लास्ट वन इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन मिल्स। ये 1854 की बात है जब इंडिया में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी एट बॉम्बे, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज मेनली अ स्पिनिंग मिल। बेसिकली मिल्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता था जहाँ से हम इजीली रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते थे। एंड इन 1861 एक मिल इस्टेब्लिश करी गई, कहाँ पर? अहमदाबाद में। एंड इन 1862 एक मिल और इस्टेब्लिश की गई जो कि कानपुर में थी। और इसी के साथ लेबर्स की डिमांड भी ज़्यादा होने लगी, तो इसी के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं पुअर वीवर्स को, आर्टिसंस को, क्राफ्टमैन्स को इन मिल्स में काम करने के लिए। और इसी के साथ इनिशियल ईयर्स में होता क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की वो कॉम्पीट करने लग जाती है विद द चीप ब्रिटेन मेड टेक्सटाइल्स। जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल्स बन रही थी उनके साथ बेसिकली जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कॉम्पीट कर रही थी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से और कहाँ पे जो है कॉटन मिल्स इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। अब हम पढ़ते हैं द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती हैं कब? In the second half of 19th century, the British rulers were not in the favor of an industrialized modern India। यानी कि ब्रिटिश इसके फेवर में नहीं थे कि इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश हो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इंडिया को प्रिजर्व करें एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो सिर्फ इंडिया से रॉ मटेरियल्स को एट अ चीपर प्राइस पे वो खरीद सकें। तो इसलिए ब्रिटिशर्स इसके फेवर में नहीं थे। बट जैसे तैसे वो उनके ऊपर प्रेशर आया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में रेलवे को, पोस्ट को, टेलीग्राफ को, पोर्ट को, रोड्स को, एक्सेट्रा को, क्योंकि उनके ऊपर एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबाव आता है एंड दे हैव टू मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योर मार्केट्स फॉर यूरोप गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द इंटीरियर एंड फार ऑफ एरियाज़। तो यानी कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन बचाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी मार्केटिंग को मेंटेन करने के लिए उनको ये सब चीज़ें इंडिया में लानी पड़ी। मतलब अनिच्छुक तरीके से वो इन चीज़ों को इंडिया में लेके आए थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन द 19th सेंचुरी में क्या होता है कि एक तरफ तो डिक्लाइन हो रहे थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट और दूसरी तरफ ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डेवलप हो रही थी। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होने का जो मेन रीज़न था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी कि जो इंग्लैंड में रेवोल्यूशन हुई थी उसी का कारण था क्या? कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का एमरजेंस होना।
और जैसा कि मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि इन 1854 इंडिया में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो है इस्टेब्लिश होती है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो जिन्होंने फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एट बॉम्बे जो है इस्टेब्लिश की थी वो थे कोवसजी नाना भाई। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। Now we will move forward and our next topic is iron and steel industry। जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे, या फिर हम कह सकते हैं बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो ऑलरेडी इंडिया में फ्लॉरिश हो चुकी थी। यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फ्लॉरिश करने में ब्रिटिशर्स का कोई हाथ नहीं था। पहले से ही इंडिया के लोगों ने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर रखा था। And South India specialized in the art of making high carbon steel called woods। यानी कि साउथ इंडिया में जो फेमस था, जो स्पेशलाइज था, वो किस लिए फेमस था कि यहाँ पे हाई कार्बन स्टील जो है वो बनाया जाता था, जिसको वुड्स के नाम से जाना जाता था। इससे जो है तलवारें बनाई जाती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस की होती थी। और इसी के साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो भी इसी टाइप के स्टील से बनाई गई थी, जो कि आज के टाइम में इंग्लैंड के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। एंड आई होप कि आपने टिस्को का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यानी कि एक कंपनी है आयरन एंड स्टील से रिलेटेड, टाटा वालों की, वाज सेटअप एट जमशेदपुर इन 1907। यानी कि 1907 से ही ये बनी हुई है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुबर्णरेखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को लेके आई थी, लाइक रेलवेज़, टेलीग्राफ, पोर्ट्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो जब इंडिया में रेलवे आई थी तो इसी के साथ क्या कौन सी डिमांड जो खड़ी हो जाती है, वो कोयले की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। तो इसी तरीके से कोयले की डिमांड में कोल माइनिंग्स को भी सेटअप किया गया एज एन इंडस्ट्री। एंड द कोल माइंस ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा सप्लाइड सफिशिएंट कोल फॉर रेलवेज। और इसी के साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं साइड बाय साइड, लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, हैवी केमिकल इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री एंड सिल्क यार्न इंडस्ट्री। यानी कि ये सारी साइड बाय साइड इंडस्ट्री भी इंडिया में डेवलप्ड होती चली जाती हैं। तो इसी के साथ अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल में वुड से स्टील जो था उसकी पॉपुलैरिटी लॉस्ट क्यों हो जाती है, इसके रीजंस भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। The popularity of the wood steel got lost with the advent of British in India. Its production totally declined by the mid 19th century. And the main reasons for, जो reasons थे वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला ये था कि जो रूलर्स थे इंडिया में उनसे उनके स्टेट को छीना जा चुका था, और इसी के साथ जो डिमांड होती थी तलवार की उनसे वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर तलवार की डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील की भी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने साथ जो आयरन और स्टील इक्विपमेंट्स थे वो अपने होम कंट्री से ही लेके आते थे। यानी कि बेसिकली जो यहाँ के इक्विपमेंट्स थे वो उनका यूज़ नहीं करते थे, वो अपने साथ ही अपने इक्विपमेंट्स को लेके आते थे। एंड दे फोर्स आयरन स्मिथ्स इन इंडिया टू यूज़ दैम इन द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो यानी कि वो इनको फोर्स कर रहे थे कि जो स्टील है उसको किस में यूज़ किया जाए, खाली बर्तनों में, और इम्प्लीमेंट्स में ही उसका सिर्फ स्टील का यूज़ किया जाए। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट में जाने से पाबंदी लगा दी थी। यानी कि उन्होंने कॉमन पीपल को मना कर दिया था, एक तरीके से उनके लिए बैन कर दिया था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे। दिस डिप्राइव्ड द स्मेल्टर्स ऑफ वुड विच वॉज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चारकोल। ओके, तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आए होंगे।
और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आप सब जानते ही हैं कि मैंने 13 जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसकी मैंने ऑलरेडी अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जल्द से जल्द चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें और पहले के पार्ट 13 को देख लें, ताकि आपको आगे की वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।